नमस्ते। हम सब भगत सिंह को पिस्तौल और इंकलाब जिंदाबाद के नारे से जानते हैं। एक जोशीला नौजवान जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। पर क्या हम भगत सिंह को उनकी कलम से जानते हैं? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भगत सिंह की इसी दूसरी पहचान पर रोशनी डालते हैं। भगत सिंह एक विचारक। हमारा मकसद सिर्फ उनकी राजनीतिक आजादी की लड़ाई को नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत के उनके सपने को समझना है जो अंदर से मजबूत और एकजुट हो। और यही बात इस पूरी चर्चा को बहुत जरूरी बना देती है, क्योंकि लगभग 100 साल पहले लिखे गए उनके शब्द अब देखिए आज भी चौंकाने वाले ढंग से प्रासंगिक हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजों को दुश्मन नहीं मानते थे। उनकी नजर में असली दुश्मन तो समाज के अंदर बैठे थे, सांप्रदायिकता, जातिवाद और गरीबी। आज हम देखेंगे कि उन्होंने इन बीमारियों की पहचान कैसे की और उनका क्या इलाज सुझाया। चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या से जो आज भी हमारे समाज को खोखला कर रही है, सांप्रदायिकता। हमारे दस्तावेजों से जो पहली बात उभर के आती है वो ये है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। वो देख रहे थे कि कैसे धर्म का इस्तेमाल लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ समस्या बताकर रुके नहीं। उन्होंने इसका एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी और शायद उस वक्त के लिए एक विवादास्पद समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग कर दो। पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। धर्म हर इंसान का निजी मामला है, उसे घर की चार दीवारी तक सीमित रखो। जब वो राजनीति में आता है तो वो जहर बन जाता है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर उस जमाने में ये कहना ये तो बहुत बड़ी बात थी, जब लोगों की पूरी पहचान ही धर्म से जुड़ी थी। कैसे निजी मामला कहना लोगों को आसानी से हजम हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, ये एक रेडिकल विचार था। वो दरअसल लोगों से कह रहे थे कि आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है उसे राजनीति का हिस्सा मत बनने दो। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उस समाज की नींव का पत्थर था जिसकी वो कल्पना कर रहे थे। एक धर्मनिरपेक्ष, एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज। वो जानते थे कि जब तक धर्म के नाम पर लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे तब तक असली आजादी का कोई मतलब नहीं है। और इसी बात पे उनका 1928 का लेख सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज बिल्कुल सीधे चोट करता है। उसमें तो वो कोई लाग लपेट नहीं करते। एक जगह वो धर्म के नाम पर लड़ने वालों को कायर कहते हैं। एक मिनट, कायर, ये तो बहुत ही सख्त शब्द है। उस दौर में जब धर्म के लिए जान देना बहादुरी माना जाता था, वो उसे कायरता कह रहे थे। हाँ, और ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुना गया था। कायरता कहकर वो इस हिंसा से जुड़ी किसी भी तरह की शान या वो जो गौरव की भावना होती है उसको छीन रहे थे। वो कह रहे थे कि असली बहादुरी अपने जैसे ही किसी गरीब लाचार इंसान पर हथियार उठाने में नहीं है। कायर वो है जो असली दुश्मन को पहचानने से डरता है और अपने ही भाई का गला काटता है। वो इस पूरे नैरेटिव को ही पलट रहे थे। और फिर उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव भी दिया, एक नई पहचान का क्रम। उन्होंने लिखा कि हमारी पहली पहचान इंसान की है, दूसरी पहचान भारतीय की है और फिर बाकी सब कुछ आता है। ये क्रम, ये हायरार्की, ये बहुत जरूरी है। वो कहते थे कि इससे पहले कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या कुछ और हो, आप इंसान हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव की मांग थी। वो लोगों की चेतना को बदलना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अपनी छोटी छोटी पहचानों के कुओं से बाहर निकलो और इंसानियत के खुले आसमान के नीचे आओ। जब आप खुद को पहले इंसान मानेंगे तो दूसरा धर्म का व्यक्ति आपको दुश्मन नहीं बल्कि अपने जैसा ही एक इंसान नजर आएगा। ये सिर्फ राजनीतिक पुनर्गठन नहीं था, ये यूं समझिए आत्मा का पुनर्गठन था। ठीक है, तो ये सिर्फ कागज पर लिखे विचार नहीं थे, उन्होंने इसे जमीन पर उतारने के लिए एक संगठन भी बनाया। 1926 में नौजवान भारत सभा। हमारे सोर्सेज में इसके नियमों का जिक्र है और पहला नियम ही अपने आप में एक घोषणा पत्र जैसा है। हाँ, पहला नियम साफ कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सांप्रदायिक संगठन से जुड़ा हो वो सभा का सदस्य नहीं बन सकता। कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। ये एक तरह का फिल्टर था। भगत सिंह को अपने साथ भीड़ नहीं चाहिए थी, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो इस विचारधारा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? उस वक्त तो ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक संगठन किसी न किसी धार्मिक पहचान से जुड़े थे। क्या इस नियम से लोग संगठन से दूर नहीं भागे? ये एक बहुत बड़ा जोखिम था और शायद बहुत से लोग दूर भागे भी होंगे। लेकिन यही तो भगत सिंह का मकसद था। वो एक ऐसी फौज तैयार कर रहे थे जिसकी बुनियादी धर्मनिरपेक्षता पर टिकी हो। वो कह रहे थे कि अगर आप पहले भारतीय और इंसान बनकर नहीं सोच सकते तो आप हमारी क्रांति का हिस्सा नहीं बन सकते। ये संगठन की शुद्धता बनाए रखने के लिए जरूरी था। और दूसरा नियम भी उतना ही दिलचस्प है। वो सिर्फ बुरी चीजों को मना नहीं कर रहा था बल्कि कुछ अच्छा बनाने की बात कर रहा था। नियम था कि सदस्यों को लोगों के बीच सक्रिय रूप से सहिष्णुता की भावना पैदा करनी होगी और इस विचार को मजबूत करना होगा कि धर्म एक निजी विश्वास है। पैदा करनी होगी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये पैसिव टॉलरेंस नहीं है कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बिल्कुल, ये एक्टिव एंगेजमेंट की बात थी। इसका मतलब था कि सभा के सदस्य गांवों में, शहरों में, फैक्ट्रियों में जाकर लोगों से बात करेंगे, बहस करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि तुम्हारा असली दुश्मन वो दूसरे मजहब का गरीब आदमी नहीं बल्कि वो व्यवस्था है जो तुम दोनों का खून चूस रही है। तो ये नौजवान भारत सभा एक तरह से एक आदर्श भारतीय नागरिक बनाने की प्रयोगशाला थी। एक ऐसा नागरिक जो वैज्ञानिक सोच रखता हो, तर्क से बात करता हो और सामाजिक न्याय के लिए लड़ता हो।
और ये सामाजिक न्याय का विचार सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता तक ही नहीं रुकता। यहीं पर भगत सिंह का विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि वो हिंदू समाज के अंदर के विभाजनों को लेकर भी उतने ही मुखर थे, खास तौर पर छुआछूत की प्रथा को लेकर। ये एक बेहद जरूरी बिंदु है। उनके लिए बराबरी का मतलब अधूरा था अगर वो सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोगों पर लागू हो। उनका मानना था कि अगर घर के अंदर ही बराबरी नहीं है तो बाहर बराबरी की बात करना बेमानी है। और इसी संदर्भ में उन्होंने वो बात कही जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हमारे स्रोतों में इसका साफ जिक्र है। आप उस बयान की बात कर रहे हैं जहां वो कहते हैं कि अगर हम अपने ही भाइयों यानी अछूतों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते तो हमें अंग्रेजों से बराबरी मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है। एक मिनट, ये तो अपने ही स्वतंत्रता आंदोलन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करना हुआ। वो एक तरह से कह रहे थे कि पहले अपना घर साफ करो, फिर दुनिया से लड़ने निकलो। थी वो स्वतंत्रता सेनानियों के दोहरे मापदंडों को उजागर कर रहे थे कि आप एक तरफ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपने समाज के एक बड़े हिस्से को अमानवीय बंधनों में जकड़ रखा है। ये कैसा न्याय है? ये कैसी आजादी है? वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई से अटूट रूप से जोड़ रहे थे। मतलब उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, क्योंकि अगर अंग्रेज चले भी जाते और समाज वैसा ही सड़ा गला रहता, चाहे एक इंसान दूसरे इंसान को छूने से भी परहेज करता हो, तो वो कैसी आजादी होती? वो तो सिर्फ शासकों का रंग बदलना होता, व्यवस्था का नहीं। एकदम सही। उनके लिए स्वराज का मतलब था एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जहां हर एक नागरिक, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, वास्तव में स्वतंत्र और सम्मानित महसूस करे। एक ऐसी आजादी जहां एक दलित किसान को भी वही अधिकार और सम्मान मिले जो किसी सवर्ण जमींदार को मिलता है। इसीलिए उनका स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी था। और यहीं आकर उनका पूरा विश्लेषण एक सूत्र में बन जाता है। ये मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो इन सभी सामाजिक विभाजनों को, चाहे वो सांप्रदायिक हो या जातीय, सीधे सीधे अर्थशास्त्र से जोड़ते हैं। उनका मानना था कि इन दंगों और नफरतों की जड़ में अक्सर गरीबी और बेरोजगारी होती है। जब इंसान हताश होता है, भूखा होता है, तो उसे बहकाना बहुत आसान होता है। हाँ, ये उनके विचारों का सार है, उनके विश्लेषण का मर्म। उन्होंने तर्क दिया कि असली लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच है ही नहीं। असली विभाजन है शोषक और शोषित के बीच, अ क्लास डिवाइड। एक गरीब किसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसका असली दुश्मन दूसरे धर्म का गरीब किसान नहीं है। उनका साझा दुश्मन वो जमींदार, वो फैक्ट्री का मालिक, वो सूदखोर है जो उन दोनों का शोषण कर रहा है। तो इस हिसाब से सांप्रदायिक दंगे एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हुए ताकि गरीब लोग अपने असली दुश्मन को न पहचान पाए और आपस में ही लड़कर मरते रहें। तो फिर उनका अंतिम समाधान क्या था? अगर समस्या आर्थिक है तो समाधान भी आर्थिक ही होगा। उनका समाधान था आर्थिक एकता, वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदू, मुस्लिम और दलित किसान और मजदूर अपने धर्म और जाति को भूलकर सिर्फ किसान और मजदूर के तौर पर अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन ये सारी नफरत की दीवारें ढह जाएंगी। जब पेट की आग बुझाने की लड़ाई एक हो जाएगी तो धर्म की आग कौन लगाएगा? मतलब अगर एक फैक्ट्री में बेहतर तनख्वाह के लिए हड़ताल हो तो उसमें हिंदू और मुसलमान मजदूर एक साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनका मकसद एक है। उस वक्त वो एक दूसरे को हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि एक साथी मजदूर के तौर पर देखेंगे। बिल्कुल। आर्थिक संघर्ष एक नई साझा पहचान बनाता है, एक वर्ग की पहचान जो धार्मिक पहचान से ज्यादा मजबूत और ज्यादा वास्तविक होती है, क्योंकि आपका दुख साझा है, आपका दुश्मन साझा है और आपकी लड़ाई भी साझा है। ये एक भावनात्मक समस्या का एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली समाधान है। वो भावनाओं का जवाब भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस आर्थिक हितों की एकता से दे रहे थे। तो मतलब हम जिसे सिर्फ एक आजादी का सिपाही समझते हैं, वो असल में एक समाज का आर्किटेक्ट था। उसका नक्शा बहुत साफ था। वो सिर्फ अंग्रेजों को नहीं बल्कि समाज के अंदर की बीमारियों को भी एक साथ बाहर फेंकना चाहता था। उनका दृष्टिकोण बहुस्तरीय था। धर्म को राजनीति से हटाओ, जातिवाद को जड़ से मिटाओ और इन सब को करने के लिए लोगों को उनके आर्थिक मुद्दों पर एकजुट करो। और यही बात उन्हें सिर्फ एक बम फेंकने वाले क्रांतिकारी से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। वो समाज के डॉक्टर थे जो बीमारी के लक्षणों का नहीं बल्कि उसकी जड़ का इलाज कर रहे थे। ये स्रोत एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने लाते हैं जो सिर्फ एक देश की राजनीतिक आजादी के लिए नहीं बल्कि उस देश के हर एक इंसान की सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए, यानी सच्चे स्वराज के लिए लड़ रहा था। एक ऐसी आजादी जो हर किसी के लिए मायने रखती हो। कमाल की सोच है। मतलब आर्थिक लड़ाई ही सामाजिक जख्मों का मरहम थी। और यही हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। भगत सिंह का मानना था कि साझा आर्थिक हित गहरी धार्मिक और सामाजिक पहचानों पर हावी हो सकते हैं। आज की दुनिया में जहां आर्थिक असमानता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्या उनका ये सिद्धांत अब भी उतना ही मान्य है? क्या बेहतर नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे साझा लक्ष्य वाकई हमें धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाली ताकतों को हरा सकते हैं, या आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं और उन्हें सुलझाने